नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और निरंतर अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। मैं हिंदी व्याख्याता कविता सोराण आपके अपने चैनल केवी की कलम पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप किस ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं? फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, तीनों के एग्ज़ाम आपके सामने हैं और आप उसी हिसाब से अपना जो टाइम टेबल सेट करके और निरंतर आपको प्रयत्न पूरे मन से करना है कि आप सफल होकर ही रहें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में हिंदी साहित्य का इतिहास आता है। कई बार कमेंट्स आते हैं कि चारों पार्ट को जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको कहाँ से तैयार करें, आपने कैसे तैयार किया था या फिर कैसे यानी किस प्रकार से इसको तैयार करें अलग अलग। तो देखिए, अगर बात ये है कि कहाँ से तैयार करें, तो अगर आपने कोर्स ले लिया है किसी भी ऐप से या फिर आपने कभी ऑफलाइन कोचिंग की है, आपके उसके पास नोट्स हैं, तो आप उनसे तैयार कीजिए। आपने पीछे भी एग्ज़ाम दिया होगा, ऐसी बात नहीं है कि आप अगर बिल्कुल ही फ्रेशर स्टूडेंट हैं, तैयारी अभी शुरू की है तो वो अलग बात है। बाकी अगर आपने पहले एग्ज़ाम दिया है, तो आपने जहाँ से तैयारी की थी, वहाँ से देखिए कि आपके क्वेश्चन कितने आए थे, आपकी उस सामग्री से। अगर हिंदी साहित्य इतिहास के जैसे 50 क्वेश्चन आने हैं, वहाँ से अगर आपके 45 तक भी क्वेश्चन आए हैं, 45 प्लस यानी 45 तक भी मान सकते हैं, तो भी आप विश्वास के साथ उसी सामग्री को पढ़िए। और रही बात अगर कोई बिल्कुल नया स्टूडेंट है, तो अगर आप किसी एक ऐप से कोर्स लेते हैं, किसी ऐप से आप तैयारी करने की सोचते हैं या फिर आप ऑफलाइन कोचिंग लेते हैं, तो वहाँ से आप लीजिए, बेझिझक लीजिए और वहाँ तैयारी कीजिए, उसके नोट्स बनाइए। और अगर आप खुद से ही सेल्फ स्टडी करके तैयारी करना चाह रहे हैं, तो जैसे कि मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैंने हिंदी साहित्य इतिहास के पूरे नोट्स आपको उपलब्ध करवाए हुए हैं, तो वो नोट्स आपके लिए सफिशेंट है, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो। क्योंकि अब क्वेश्चनों की संख्या घट गई है, फर्स्ट ग्रेड में भी व्याकरण जोड़ दिया है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास कम आएगा। तो वहाँ से आपको तैयारी करनी है। और अगर बुक लेके आते हैं, तो जैसे जो मिश्रा सर हैं उन्होंने भी निकाल रखी है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, सभी ने निकाल रखी है। जैसे प्रमोद चारण सर हैं, उनकी भी आई हुई है, KR मैया सर की भी आई हुई है। कोई भी आप एक बुक ले सकते हैं हिंदी साहित्य इतिहास की। वहीं एक सरस्वती पांडे जी हैं जो हैं, उनकी बुक बहुत अच्छी आती है। मेरे पास जो नोट्स हैं वो उन्हीं की बुक से बनाई हुई है, क्योंकि मैंने जो कविता माहेश्वरी दी हैं उनके चैनल से नोट्स बनाए थे, तो उन्होंने सरस्वती पांडे की बुक से जो है उससे नोट्स बनाए थे। वो नोट्स आपके लिए सफिशिएंट हैं। बस आपको उसमें अभी जो जैसे वो मेरे 2022 के बनाए हुए नोट्स हैं, तो आपको अभी उसमें इतना ही ऐड करना है कि अभी इन 2-3 सालों में जो कोई ऐसी नई रचना छपी है या कोई ऐसी रचना जो प्रसिद्ध हुई है या फिर कोई ऐसी कृति जिसको कोई सम्मान मिला है, जैसे हिंदी साहित्य इतिहास का जो साहित्य अकादमी का पुरस्कार है या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार है या फिर सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, जो भी प्रमुख प्रमुख सम्मान हैं, वो अगर किसी कृति को मिले हैं, किसी रचना को, तो आप उसमें 2-3 साल की ये चीज़ें नई जो ज़रूर ऐड कर लें। चाहे जो भी सम्मान मिला है या फिर कोई कृति प्रसिद्ध हुई है या फिर कोई अभी जो 3-4 साल में जो पेपर हुए हैं हिंदी साहित्य इतिहास के, भले ही वो फर्स्ट ग्रेड का हो, सेकंड का हो या असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, उसमें अगर कोई ऐसा पर्सन अलग से पूछा गया है जो पहले से पूछे जाते थे, उसे इतर कोई पर्सन आया है, तो उसकी डिटेल आप देख सकते हैं कहीं से थोड़ी बहुत। और बाकी आपके पास जो सामग्री है उस पर आप विश्वास रखिए, वहीं से आपको हिंदी साहित्य का इतिहास तैयार करना है। ये तो हो गई बात हमारी कि कहाँ से करना है। इसके बाद कैसे करना है, तो जो चारों हमारे पार्ट है ना साथियों, आदिकाल है, भक्तिकाल है, रीतिकाल है, आधुनिक काल है। एक तो आपको पहले सबसे पहले तो उनके नाम, यानी 2-2 नाम हैं सभी के, तो 2-2 नाम और आपको थोड़े से कॉपी में लिख लेना है। पहले दिन तो जैसे 2 नाम लिख लिए, उनकी समय सीमा लिख ली। उसके बाद आपको उन चारों कालों की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं, यानी जैसे मुख्य रूप से उनकी भाषा कौन-सी थी, या फिर जैसे रीतिकाल का है वो दरबारी साहित्य ज़्यादा था और भक्तिकाल में भक्तिकालीन रचनाएँ लिखी गई। जो आदिकाल है उसमें कुछ रचनाएँ हमें अपभ्रंश में भी मिलती हैं, कुछ अवहट में भी मिलती हैं, कुछ फिर खड़ी बोली में भी मिलती है। तो यानी जो प्रमुख प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं चारों कालों की, पहले तो आपको चारों कालों के नाम पता होने चाहिए, जो भी 2-2, 3-3 प्रसिद्ध नाम हैं। उसके बाद आपको उनका समय सीमा जो है वो कहाँ से कहाँ तक भक्तिकाल था, कहाँ से कहाँ तक रीतिकाल था वो, उसके बाद उसकी प्रवृत्तियाँ।
तो पहले आपको मुख्य रूप से याद करनी है, मोटा मोटी, यानी आपके दिमाग में छप जानी चाहिए कि ये काल यहाँ से यहाँ तक था। इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कह सकते हैं, उसकी विशेषताएं कह सकते हैं, वो आपको याद करनी है। उसके बाद जैसे अभी हमारा जो सिलेबस चेंज हो गया है, पहले तो जैसे पिछली बार 2022 में तो हमारे विशेष कवि लेखक दे रखे थे, जैसे आदिकाल के दे रखे थे, कुछ भक्ति काल के ज़्यादा दे रखे थे, जैसे सूरदास हैं, मीरा जी हैं, तुलसीदास जी हैं। इस प्रकार से कई प्रमुख प्रमुख लेखक कवियों का नाम भी दे रखा था, और बाकी पूरा था ही वैसे, लेकिन कुछ विशेष कवियों के नाम दे रखे थे, तो हमने उनको विशेष रूप से पढ़ा। बाकी पढ़ा पूरा, लेकिन उनको विशेष पढ़ा। लेकिन इस बार फिर आरपीएससी ने सिलेबस चेंज किया है, तो वो विशेष कवि जो है वो हटा दिए हैं, और हटाने के साथ साथ देखिए शॉर्ट भी कर दिया है हिंदी साहित्य के इतिहास को, क्योंकि अभी व्याकरण के क्वेश्चन ज़्यादा आने हैं, क्योंकि व्याकरण आपके पूरा जोड़ दिया है। तो आपको हिंदी साहित्य इतिहास को बहुत अधिक गहराई से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको मुख्य मुख्य जो बातें हैं, जैसे चारों कालों के नाम, चारों कालों का समय सीमा, चारों कालों की मुख्य प्रवृत्तियाँ, या उनके जो प्रमुख प्रमुख कवि हैं, उनको आपको विशेष तौर से पढ़ना है। बाकी आधुनिक काल में आके जैसे अलग अलग हमारे हैं, छायावाद है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, या फिर नई कविता है, नई कहानी है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर या जो आपकी जो विधाएं जोड़ रखी हैं अलग से, जैसे उपन्यास है, कहानी है, निबंध है, जो भी आपके 4-5 विधाएं जोड़ रखी हैं, उन विधाओं को आपको विशेष रूप से, उन विधाओं में भी वही रचनाएं आपको विशेष तौर से याद करनी है जिनको कोई या तो पुरस्कार मिला है, या फिर बहुत अधिक प्रसिद्ध रही हैं। उनको आपको थोड़ा सा, उनका जो प्रकाशन का वर्ष है वो भी आपको याद करना है। तो आधुनिक काल को आपको थोड़ा विशेष तैयार करना है। बाकी पीछे के तो जैसे देखिए बहुत अधिक कोई कवि या लेखक नहीं है। अगर आपके एक बार समझ में आ गया ना, मुख्य मुख्य आपने बातें याद कर ली तीनों चारों कालों की, एक बार आपने अच्छे से समझ के एकाग्रता से उसको अगर पढ़ लिया ना, तो फिर आपको ज़्यादा इसमें दिक्कत आनी नहीं है। बस तभी तक हमें कोई चीज़ भारी लगती है जब तक हम, वो कहते हैं ना कि डर के पास जाने से डर दूर होता है। तो उसी प्रकार से जैसे हम पहले सोचते हैं कि बहुत अधिक विस्तृत सिलेबस है, ये है, जब आप एक एक बिंदु को पकड़ के अच्छे से और उसको आप खंगालते हुए छानते हुए चलते हैं ना, तो कोई बहुत अधिक विस्तृत ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको याद नहीं होगी, अगर आपने ठान ली है। तो फिर आप ऐसे चारों जो काल हैं उनको अलग अलग आप याद कीजिए। जब भी आप कोई काम कर रहे हैं तो आप मन मन में दोहराते रहिए कि हाँ, हिंदी साहित्य का आदिकाल की ये विशेषता थी, आदिकाल में ये प्रमुख कवि थे, जैसे जैन अलग हैं, नाथ हैं, सिद्ध हैं, उनके अलग अलग जो प्रमुख प्रमुख एक एक दो दो कवि हैं उनकी, या फिर उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। फिर भक्ति काल में यही प्रमुख प्रवृत्तियाँ थी, भक्ति काल की ये निर्गुण शाखा के प्रमुख हैं, ये सगुण के हैं। फिर सगुण में भी राम भक्त हैं, कृष्ण भक्त काव्य है, निर्गुण में भी जैसे संत काव्य है, सूफी काव्य है। इस प्रकार से आप इन चीज़ों को जब भी कोई काम कर रहे हो तो मन मन में दोहराते रहें बार बार। और फिर रीतिकाल में भी प्रमुख कवि कौन से थे, फिर आधुनिक काल में कब से कब तक, जैसे भारतेंदु काल है, भारतेंदु काल की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, फिर हमारा द्विवेदी युग है, फिर छायावाद है, फिर प्रगतिवाद है, फिर प्रयोगवाद है, उसके बाद नई कविता आ गई, साठोत्री जो कविता है, या नवलेखन काल हम जिसको कहते हैं, ये सारी चीज़ें आ गई। तो आपको इस प्रकार से इन चीज़ों को बहुत ही एक अच्छे तरीके से और जमा के अपने मस्तिष्क में याद करनी है, ताकि आपका प्रश्न आए तब वहाँ कोई गलत ना हो। तो ये है हिंदी साहित्य इतिहास को तैयार करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। आप बार जैसे एक बार आपने एक सप्ताह आपने हिंदी साहित्य का इतिहास तैयार किया बहुत अच्छे से, तो अगले सप्ताह आप कुछ और पढ़ रहे हैं, तो फिर लास्ट में उसका रिवीजन ज़रूर करें। जैसे 5 दिन आपने कुछ पढ़ा, तो 2 दिन उसका रिवीजन करें फिर पूरे का। इस प्रकार से आप अपने सिलेबस को सारे को साथ लेके चलेंगे ना, तो साथियों बहुत ज़्यादा कोई कठिन नहीं है। हाँ, लग रहा है शुरू में देखने में कि बहुत विस्तृत कर दिया सिलेबस, कई बच्चे कहते थे कि असिस्टेंट प्रोफेसर जितना सिलेबस कर दिया, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब सिलेबस कर दिया। लेकिन जिस प्रकार से साथियों एक प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को, जैसे सब चीज़ें बैठे बिठाए घर पर ही उपलब्ध हो जाती हैं, बहुत अच्छा अच्छा कोर्स बुक्स सभी, उस दृष्टि से आरपीएससी ने सिलेबस विस्तृत किया है। देखिए अच्छा जो है वो सही है ये, और जो विद्यार्थी वास्तव में मेहनत करेगा, जो अपनी दिलो जान से तैयारी करेगा, उसको तो साथियों सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। और बाकी देखिए आसान यहाँ कुछ भी नहीं है, हर चीज़ के लिए कोई ना कोई चीज़ छोड़नी पड़ती है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आपको कुछ दिनों के लिए रातों की नींद, दिन का चैन और दुनियादारी को कुछ दिनों के लिए आपको साइड करना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा। उसके बाद आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। बाकी आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।